काल की समाज और संस्कृति को विस्तृत, गहन और विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह सामग्री यूपीएससी, पीसीज, यूजीसी नेट, एसएससी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के लिए उपयुक्त है। प्री मौर्य काल का समाज और संस्कृति लगभग 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। सामाजिक स्थिति और संरचना। प्री मौर्य काल का समाज अत्यंत परिवर्तनशील था क्योंकि यह काल वैदिक परंपरा से शहरी सभ्यता की ओर संक्रमण का चरण था। वैदिक समाज जो मुख्यतः ग्रामीण, जनजातीय और पशुपालक व्यवस्था पर आधारित था, वह अब स्थायी कृषि, नगरों और श्रम आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। जाति व्यवस्था पुरानी तुलना में अधिक कठोर और स्थायी होने लगी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रभुत्व कायम था, जबकि वैश्यों का प्रभाव बढ़ रहा था क्योंकि व्यापार और कृषि उत्पादन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। शूद्र अब स्थायी कृषक, श्रमिक और शिल्पकार वर्ग के रूप में समाज का बड़ा हिस्सा बनने लगे थे। इस काल में अनेक नए समुदाय उभरे जैसे कारीगर, धातुकार, लोहार, सोनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, बुनकर और हथियार बनाने वाले। ये सभी नगरों में एक बड़ी श्रेणी के रूप में विकसित हुए। सामाजिक जीवन जाति आधारित था, लेकिन आर्थिक भूमिकाओं ने सामाजिक गतिशीलता को कुछ हद तक खुला रखा। वैश्यों की प्रतिष्ठा इसलिए बढ़ी क्योंकि वे व्यापारिक मार्गों, कृषि उत्पादकता और श्रम आधारित पेशों के प्रमुख नियंत्रक थे। स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल की तुलना में और भी सीमित होती जा रही थी। फिर भी शिक्षा, धार्मिक संवाद और व्यापारिक सहायता में स्त्रियों की सहभागिता मिलती है। गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषियों का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि उच्च वर्ग की स्त्रियों को अभी भी बौद्धिक स्वतंत्रता का अवसर था। विवाह संस्था अधिक संगठित और पितृसत्तात्मक हो गई थी। बहुपत्नी विवाह, वरदान, दहेज और पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार पद्धति इस काल में सामान्य थी। समाज में वर्णाश्रमी व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और धर्मशास्त्रों में वर्ण के साथ साथ आश्रम व्यवस्था की भी चर्चा मिलती है। छात्र जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन को अनुशासन और धर्म से जोड़ा गया। बौद्ध और जैन संप्रदायों ने सामाजिक स्तर पर बड़ा प्रभाव डाला और वर्ण आधारित असमानताओं को चुनौती दी। इन संप्रदायों ने पवित्रता, तप, नैतिकता और अहिंसा पर जोर दिया जो शहरी समाज के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुए। आर्थिक दशा का विस्तृत विश्लेषण। प्री मौर्य काल का आर्थिक जीवन तेजी से विकसित हो रहा था। लोहे की खोज और उपयोग ने कृषि को अत्यधिक सशक्त किया। वन क्षेत्रों की सफाई संभव हुई और खेतों में हल जोतने से उत्पादन बढ़ा। गंगा घाटी के उपजाऊ मैदानों में अधिक जनसंख्या बसाई गई। यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन और व्यापार का केंद्र बन गया। पंचमार्कित सिक्कों का प्रचलन इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि थी। इससे व्यापार एक नए चरण में प्रवेश कर गया। एक समान मुद्रा उपलब्ध होने से बाजारों में उत्पादों का मूल्य निर्धारण सरल हुआ और व्यापारियों को वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से राहत मिली। अंदरूनी व्यापार के साथ साथ लंबी दूरी का व्यापार भी बढ़ा। तक्षशिला, वैशाली और उज्जैन जैसे नगर दूरस्थ बाजारों से जुड़े हुए थे। शिल्प उत्पादन अत्यंत उन्नत था। धातु उद्योग, आभूषण निर्माण, हथियार उत्पादन, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा, लकड़ी के उत्पाद और जहाज निर्माण उद्योग विकसित हो चुके थे। साक्ष्य बताते हैं कि कारीगर समूह अब श्रेणी या संघ के रूप में संगठित होने लगे थे। ये संघ कीमत, उत्पादन और व्यापार संबंधी निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। व्यापारी संघों ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने और माल परिवहन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृषि अब केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं रही, बल्कि गन्ना, तिलहन, फल फसलें और पशुपालन का भी विकास हुआ। किसानों के पास भूमि, हल, बैल और उपकरणों का स्वामित्व होता था। राजा भूमि के राजस्व का बड़ा भाग प्राप्त करता था और अधिकारी वर्ग इस राजस्व को संग्रहित करता था। नगरीकरण का विस्तृत विकास क्रम। प्री मौर्य काल भारतीय इतिहास का दूसरा नगरीकरण कहलाता है।
यह पहला ऐसा काल था जब बड़े और सुनियोजित नगरों का नेटवर्क तैयार हुआ। नगर केवल प्रशासनिक या धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि व्यापार और उद्योग के बड़े केंद्र भी थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम का सबसे बड़ा शहरी केंद्र था, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। कश्मीर, बैक्ट्रिया, ईरान और मध्य एशिया के व्यापारी यहां आते थे। वैशाली गणराज्यों की राजधानी होने के साथ साथ व्यापारिक मंडियों का केंद्र भी था। नगरीय जीवन का आरंभ सभाओं, मंडियों और प्रशासनिक भवनों के निर्माण से हुआ। लकड़ी आधारित महलों, दीवारों, किलों और सड़कों का निर्माण नगरों को अधिक संगठित बनाता था। राजगृह की पहाड़ी किलेबंदी, पाटलिग्राम का विस्तार और कौशाम्बी की योजना इस काल की उन्नत शहरी संरचना का प्रमाण है। नगरों ने सामाजिक जीवन को बदल दिया। यहाँ लोगों के बीच आर्थिक लेनदेन अधिक होता था, श्रम की मांग बढ़ती थी और धर्म तथा संस्कृति का प्रसार तेज होता था। नगरों ने व्यापारिक वर्ग, कारीगर वर्ग और प्रवासी समुदायों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया, जिससे समाज बहुस्तरीय हो गया। शिक्षा, साहित्य और वैचारिक आंदोलन। प्री मौर्य काल भारतीय दार्शनिक चिंतन का स्वर्ण युग है। इस समय अनेक विचारधाराएं एक साथ विकसित हुईं। श्रमण परंपरा, जिसमें बौद्ध, जैन और आजीविक आंदोलन शामिल थे, ने ऋग्वैदिक अनुष्ठानवादी परंपरा को चुनौती दी। इन संप्रदायों ने ज्ञान, नैतिकता, तप और आत्मशुद्धि को केंद्र में रखा। तक्षशिला एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन चुका था। यहाँ राजनीति, युद्धकला, शल्य चिकित्सा, व्याकरण, धनुर्विद्या, ज्योतिष, अर्थशास्त्र और तत्वज्ञान पढ़ाया जाता था। इसी काल में उपनिषदों जैसी दार्शनिक कृतियों की रचना हुई। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञान, आत्मा, ब्रह्मा, धर्म और चेतना की गहन व्याख्या मिलती है। जैन आगम, बौद्ध त्रिपिटक और अन्य श्रमण साहित्य सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत का प्रारंभिक गद्य और प्राकृत भाषाओं का विकास इसी समय हुआ। इन भाषाओं ने आम जनता और धार्मिक आंदोलन के बीच संवाद स्थापित किया। कला और स्थापत्य का विस्तृत रूप। प्री मौर्य काल की कला मौर्यकाल की भव्यता की पूर्व भूमिका थी। इस काल में कला मुख्यतः मिट्टी, लकड़ी और ईंट पर आधारित थी। उत्तरी काला मृद्भांड इस युग की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। इसकी चिकनाई, चमक और सौंदर्य इस बात का प्रमाण है कि कुम्हारकला अत्यंत उन्नत थी। इस अवधि में प्रारंभिक स्तूप निर्माण शुरू हुआ। बौद्ध समुदायों ने छोटे स्तूप, विहार और तपोवन का निर्माण कर धार्मिक गतिविधियों को संगठित किया। जैन समुदाय के लिए भी प्रारंभिक मंदिर और ध्यान स्थल बने। लकड़ी आधारित भवन, सभा भवन, राजभवन और दुर्ग इस समय की स्थापत्य शैली के उदाहरण हैं। प्रमुख नगरीय केंद्र। इस काल के प्रमुख नगर महाजनपदों की राजधानी और व्यापारिक केंद्र थे। राजगृह मगध का प्राचीन प्रशासनिक केंद्र था। पाटलिग्राम का उदय हुआ जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बना। वैशाली गणराज्य का केंद्र और एक उन्नत शहरी व्यवस्था का उदाहरण था। तक्षशिला शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। उज्जैन अवंती महाजनपद का मुख्य आर्थिक और राजनीतिक केंद्र था। कौशाम्बी गंगा घाटी का प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। नीचे महाजनपद और द्वितीय नगरीकरण पर बहुत विस्तृत यूपीएससी पीसीज यूजीसी नेट स्तर का सामग्री प्रस्तुत है। यह सामग्री इतिहास वैकल्पिक, जीएसआई, यूजीसी नेट, एंशिएंट इंडिया यूनिट और असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस के लिए उपयुक्त है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और विश्लेषणात्मक है। महाजनपद और द्वितीय नगरीकरण अत्यंत विस्तृत अध्ययन। महाजनपद। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वैदिक काल के उत्तरार्ध लगभग 1000-600 ईसा पूर्व में जन, गोत्र और कुल पर आधारित समाज धीरे धीरे स्थिर कृषि, लोहे के उपकरणों और जनजातीय संगठन की जटिलता के कारण राजनीतिक इकाइयों में परिवर्तित हुआ। वैदिक युग के छोटे छोटे जनसंघ आगे चलकर बड़े बड़े जनपद बने और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में 16 परिपक्व महाजनपद विकसित हुए।
यह काल आर्यावर्त से निकलकर गंगा घाटी में राज्य निर्माण की प्रक्रिया के पूर्ण रूप लेने का काल है। महाजनपदों की संख्या और स्रोत। प्रमुख स्रोत: अंगुत्तर निकाय, छुल्लवग्ग, महावग्ग, भागवत पुराण, महाभारत, जैन आगम। ये सभी 16 महाजनपदों की सूची देते हैं। महाजनपदों की सूची व मुख्य तथ्य। मगध राजधानी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। विशेषता: सबसे शक्तिशाली, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, नंद नगरीकरण, धातुकर्म, हाथियों की प्रचुरता। कोसल राजधानी श्रावस्ती। विशेषता: कौशलदेव, अयोध्या, बुद्ध के जीवन से संबंध। वत्स वत्सराज्य राजधानी कौशाम्बी। विशेषता: व्यापारी नगर, गंगा यमुना संगम का महत्व। 4. कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। विशेषता: वैदिक संस्कृति का राजनीतिक केंद्र। पंचाल राजधानी अहिच्छत्र प्लस काम्पिल्य। विशेषता: उत्तर वैदिक विद्वानों का क्षेत्र। काशी राजधानी वाराणसी। विशेषता: प्रारंभिक समय में अत्यधिक शक्तिशाली। अवंती राजधानी उज्जैनी प्लस माहिष्मती। विशेषता: व्यापारिक मार्ग का केंद्र, महाजनपदों के पश्चिमी भाग में प्रमुख शक्ति। मात्स्य राजधानी विराटनगर। विशेषता: महाभारत से संबद्ध क्षेत्र। चेदी राजधानी शोपुर शुक्तिमती। विशेषता: महाकंता क्षेत्र, नर्मदा घाटी। सूर्य शूरसेन राजधानी मथुरा। विशेषता: कृष्ण जन्मभूमि, व्यापारिक गतिविधियां। अश्मक राजधानी पोटली पैठण। विशेषता: दक्षिण का एकमात्र महाजनपद। कंबोज राजधानी रजपुर। विशेषता: उत्तर पश्चिम सीमांत, घोड़ों का व्यापार। गांधार राजधानी तक्षशिला। विशेषता: प्राचीन शिक्षा केंद्र, फारसी भारतीय संपर्क। कुरु सूची में पहले ही स्रोतों में 2 बार भी मिलता है, पर एक ही राज्य माना जाता है। अंग राजधानी चंपा। विशेषता: मगध का प्रारंभिक प्रतिद्वंदी, बाद में मगध ने विजित किया। विज्जी वृज्जी लिच्छवी संघ राजधानी वैशाली। विशेषता: गणराज्य, संघीय शासन, बुद्ध के जीवन से जुड़ा। शासन के प्रकार। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। राजतंत्र मगध, कोसल, काशी, वत्स, अवंती आदि। विशेषताएं: वंशानुगत सत्ता, कर व्यवस्था, सेना, शहरी विकास। गणतंत्र, गणसंघ। वृज्जी, मल्ल, शक्य, कोलिये, गणा संगठन। विशेषताएं: सभा, परिषद, सामूहिक निर्णय, मत परंपरा, राजा के स्थान पर राजा समूह। महाजनपदों के उदय के कारण। लौह धातु के उपकरणों का प्रसार। कृषि विस्तार, गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि। व्यापारिक मार्गों का विकास। नगरीकरण का पुनः उदय। राज्य संगठन, कर संग्रह का बढ़ना। जनसंख्या वृद्धि, स्थायी बसावट। द्वितीय नगरीकरण। परिभाषा: भारतीय उपमहाद्वीप में पहली शहरी क्रांति, इंडस वैली सिविलाइजेशन, के पतन के लगभग 1000 से 1500 वर्ष बाद गंगा घाटी में 600-300 ईसा पूर्व के दौरान नगरों का जो नया जाल बनता है, उसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। यह प्रक्रिया महाजनपदों और विशेषकर मगध साम्राज्य के उदय से जुड़ी हुई है। क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, मगध, वज्जी, वत्स, काशी, कुछ विस्तार मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा। प्रमुख शहरी केंद्र: कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती, वैशाली, कौशल, चंपा, राजगृह, पाटलिपुत्र। सबसे विकसित उज्जैनी, तक्षशिला। द्वितीय नगरीकरण के कारण। लौह धातुकर्म का विकास। लोहे के हल, फाल, छेनी, कुल्हाड़ी और हंसिया ने कृषि क्रांति ला दी।
घने जंगल काटे गए और गंगा के मैदान में बड़े पैमाने पर कृषि संभव हुई। अधिशेष उत्पादन। कृषि की उत्पादकता बढ़ने से अधिशेष भोजन बचने लगा। यही अधिशेष शहरी वर्ग को पोषित करने का आधार बना। व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार। स्थल मार्ग और नदी मार्ग विकसित हुए। सेठ श्रेणी प्रणाली, व्यापारी संघ, बाजार, हाट, मंडप गंगा घाटी के नगर अंतरक्षेत्रीय व्यापार के केंद्र बने। मुद्रा का प्रचलन। सबसे पहले पंचचिह्नित मुद्रा, पंच मार्क्ड कॉइन्स, का प्रयोग इसी काल में। मुद्रा अर्थव्यवस्था के कारण व्यापार, कर संग्रह और प्रशासन सुदृढ़ हुआ। महाजनपदों और मगध साम्राज्य का सुदृढ़ शासन। राजकोष, सैनिक बल, कर और दंड व्यवस्था से स्थिर प्रशासन मिला। नगरों में सुरक्षा व्यवस्था और संरचनात्मक विकास संभव हुआ। सामाजिक विभाजन और विशेषज्ञता। कर्म विभाजन बढ़ा, कारीगरों के नए नए वर्ग उभरे। मृदभांडकार, लकड़ी कारीगर, धातुकर्मी, जौहरी, बुनकर, व्यापारी, ये सब नगरों की रीढ़ बने। द्वितीय नगरीकरण की विशेषताएं। नगरों की योजना। किलेबंदी, दीवारें, द्वार, राजमार्ग, शहर के अंदर बाजार, हस्तशिल्प क्षेत्र, प्रशासनिक स्थान। वास्तुकला। ईंटों का भरपूर उपयोग। महत्वपूर्ण स्थल पाटलिपुत्र का मौर्यकालीन स्तंभ वास्तुकला। व्यापार नेटवर्क। गंगा घाटी से दक्कन, श्रीलंका, उत्तर पश्चिम तक स्वर्ण चांदी, हाथीदांत, वस्त्र उद्योग। NBPW NBPW सबसे उन्नत और शहरी संस्कृति का प्रतीक। धर्म और दर्शन का उत्थान। श्रमण आंदोलन, बौद्ध जैन गृहस्थ आधारित जीवन, शहरी मध्यम वर्ग, आर्थिक सामाजिक असंतोष का दार्शनिक समाधान। द्वितीय नगरीकरण का परिणाम। 1. साम्राज्यों का उदय। प्रमुख। मगध साम्राज्य, नंद मौर्य, आर्थिक आधार कर, व्यापार, नगरों का राजकोषीय योगदान। धर्म क्रांतियां। बौद्ध और जैन धर्म, नगरीय समाज के अनुकूल, व्यापारी वर्ग का संरक्षण। सामाजिक परिवर्तनों का उदय। जातीय कठोरता में वृद्धि, कर्म केंद्रित शिल्प व्यवस्था, गण संघों का पतन। सांस्कृतिक विकास। शहरी साहित्य, श्रमण साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, गणित, कला, वास्तु का उभार। यूपीएससी पीसीज मेंस शैली में सारांश। महाजनपदों का विकास। जनजातीय जन से भूक्षेत्रीय जनपद तक की ऐतिहासिक यात्रा है। लौह धातु, कृषि विस्तार, आर्थिक केंद्रीकरण और राजनीतिक संगठन ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक 16 शक्तिशाली राज्यों का रूप दिया। इन्हीं राज्यों के आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों से गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। पाटलिपुत्र जैसे नगर प्रशासन, व्यापार, मुद्रा और शिल्प उद्योग के केंद्र बने। यह काल बौद्ध जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य और भारत की प्राचीन शहरी परंपरा के पुनरुत्थान का आधार प्रदान करता है। नीचे प्रमुख मृदभांड परंपराओं। गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर, कृष्ण लोहित एवं उत्तर कृष्ण मार्जिन मृदभांड का बहुत विस्तृत, परीक्षाउन्मुख, आधारभूत प्लस उन्नत स्वरूप में विवरण दिया गया है। यह सामग्री यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट व असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री स्तर के अनुसार तैयार की गई है। प्रमुख मृदभांड परंपराएं। विस्तृत विवरण। प्री मौर्यन से लेकर अर्ली हिस्टोरिक तक का निरंतर विकास। 1. गैरिक मृदभांड, ओकर कलर्ड पॉटरी, ओसीपी। कालखंड लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व, ब्रोंज एज बटा लेट हड़प्पन का स्थानीय उत्तराधिकारी। भौगोलिक प्रसार। उत्तर भारत गंगा यमुना दोआब, पश्चिमी यूपी, मेरठ, बदौन, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हरियाणा के क्षेत्र, कुछ स्थान राजस्थान में। विशेषताएं। पकाई हुई मिट्टी का रंग अक्सर लाल होता है, जिस पर गैरिक या ओखर लेपन की पतली परत होती है। मोटी दीवारें,
औसत फायरिंग, कम परिष्कृत तकनीक, अधिकतर बिना चित्रकारी के। मृदभांडों पर आत्मसात अब्रेशन के कारण गैरिक लेपन आसानी से मिट जाता है। साधारण घरेलू मृदभांड कटोरे, थाल, घड़े। धातु के साधनों का सीमित उपयोग, कृषि का विस्तार, छोटे ग्रामीण बसेरों की उपस्थिति। UPSC. इसे गंगा यमुना दोआब का चालकोलिथिक सेरामिक ट्रेडिशन माना जाता है। इसे लेट हड़प्पन के बाद राष्ट्रीय रीजनल संस्कृति के उभार का चिन्ह। कुछ स्थानीय घोड़ों के अवशेष और ताम्र कर्म के साक्ष्य मिलने से ओसीपी को अर्ली आयन फेज से जोड़ने के प्रयास भी हुए, पर निर्णायक प्रमाण नहीं। 2. चित्रित धूसर मृदभांड। कालखंड लगभग 1200-600 ईसा पूर्व, आर्यों का उत्तर वैदिक काल, आयरन फेज I2। भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, गंगा घाटी के प्रारंभिक नगर जैसे हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, कुरु पांचाल क्षेत्र। विशेषताएं: बहुत सूक्ष्म कताई वाली धूसर मिट्टी, पतली दीवारें, उच्च ताप पर फायरिंग 900+C, सतह पर काली रेखाओं से चित्रकारी, ज्यामितीय आकृतियां, त्रिकोण, वृत्त, अर्धचंद्र, बिंदु। पात्र प्रकार: कटोरे, थालियां, डिश स्टैंड, PGW की पहचान। लोहे का बढ़ता प्रयोग, भल, भाला, तीर, कुल्हाड़ी। बड़े गांवों और उभरते नगरों की उपस्थिति, पेंटेड ग्रे व अर्ली स्टेट फॉर्मेशन ऑफ कुरु पंचाला। महत्व: महाभारतकालीन सभ्यता से संबद्ध कुरु पांचाल क्षेत्र का सांस्कृतिक उत्थान। उत्तर वैदिक समाज का भौतिक आधार। धातुकर्म के विकास का साक्ष्य, विशेषकर लोहे का। कृषि आधारित ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था और प्रारंभिक नगरीकरण के साक्ष्य। 3. कृष्ण लोहित मृदभांड। कालखंड लगभग 1300-700 ईसा पूर्व, लेट चालकोलिथिक से अर्ली आयरन एज। कुछ क्षेत्रों में 2 ND मिलेनियम BC से लेकर अर्ली हिस्टोरिक तक इसका निरंतर प्रयोग। क्षेत्र गंगा यमुना दोआब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल सबसे व्यापक भौगोलिक विस्तार वाली परंपरा। विशेषताएं: बाहरी सतह लाल और अंदरूनी सतह काली। यह रंग अंतर इनवर्स फायरिंग तकनीक से प्राप्त। पात्र बाउल्स, डिशेस, लिड्स, उपयोगितावादी, घरेलू। ज्यामितीय चित्रकारी, कभी कभी। कृषि और पशुपालन प्रधान समाज। लौह धातु के उपकरण, ढाल, फाल, तीर, भाला। महत्व: BRW को आयरन एज अग्रेरियन एक्सपेंशन का प्रमुख साक्ष्य माना जाता है। यह OCP और PGW के बीच सेतु का कार्य करता है। दक्षिण भारत के मेगालिथिक संस्कृति में भी BRW बहुत महत्वपूर्ण। प्रारंभिक ग्रामीण बस्तियों का संकेत, बाद में अर्ली हिस्टोरिक टाउन्स का उद्भव। उत्तर कृष्ण मार्जिन मृदभांड। कालखंड लगभग 700-200 ईसा पूर्व, सेकेंड अर्बनाइजेशन, महाजनपाड़ा, मौर्यन पीरियड। क्षेत्र पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल, नेपाल, तराई, मध्य प्रदेश। प्रमुख स्थल राजघाट, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वाराणसी, वैशाली, चंपा। विशेषताएं: अत्यंत चमकदार काला कठोर सतह, मिरर लाइक फिनिश। अत्यधिक परिष्कृत तकनीक, हाई फायरिंग, कंट्रोल्ड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। एलीट वर्ग के उपयोग हेतु कटोरे, पेय पात्र, लग्जरी वेयर। पात्र पतले, हल्के और उच्च गुणवत्ता। धातुकर्म, व्यापार, मुद्रा प्रणाली के उद्भव के साथ जुड़ा। महत्व: द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण सिरेमिक मार्कर। महाजनपद काल और मगध साम्राज्य के उदय का प्रमाण। व्यापक अंतरक्षेत्रीय व्यापार, गंगा वैली, डेक्कन, श्रीलंका।
शहरी संस्कृति, नियमित बाजार, सिक्का आधारित अर्थव्यवस्था का उद्भव। सभी मृद्भांड परंपराओं का तुलनात्मक विश्लेषण यूपीएससी में उपयोगी। कालक्रम। सबसे पुराना ओसीपी, उसके बाद बीआरडब्ल्यू, फिर पीजीडब्ल्यू, सबसे विकसित एनबीपीडब्ल्यू। तकनीक का विकास। ओसीपी साधारण कम ताप पर पकाई, बीआरडब्ल्यू इन्वर्स फायरिंग, 2 रंग, पीजीडब्ल्यू फाइन फैब्रिक, हाई फायरिंग, एनबीपीडब्ल्यू लगभग चीनी मिट्टी जैसी चमक। सबसे उन्नत तकनीक। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। ओसीपी प्रारंभिक ग्रामीण जीवन, बीआरडब्ल्यू कृषि विस्तार प्लस धातुकर्म, पीजीडब्ल्यू कुरु पांचाल का राज्य निर्माण प्लस आर्यों का उत्तर वैदिक चरण, एनबीपीडब्ल्यू महाजनपद, नगरीकरण, व्यापार, सिक्का, अर्थव्यवस्था। यूपीएससी मेंस उत्तर के लिए मुख्य बिंदु। मृद्भांड परंपराएं केवल सिरेमिक नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के संकेतक। ये परंपराएं प्री मौर्यन भारत की सांस्कृतिक विविधता दिखाती हैं। OCP बीआरडब्ल्यू कृषि और लौह तकनीकी विस्तार, पीजीडब्ल्यू उत्तर वैदिक राजनीतिक एकीकरण, एनबीपीडब्ल्यू नगरीकरण, व्यापार, राजनयिक विस्तार, मौर्य। Please like, subscribe and comment.